नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे दिलचस्प और शायद थोड़े दिमाग घुमा देने वाले कोनों की सैर करेंगे। बात होगी गुरुत्वाकर्षण की, उन रहस्यमय ब्लैक होल्स की, और हाँ, खुद समय की कि ये सब असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है। हमारे पास भौतिकी की इन अवधारणाओं पर कुछ लेख और नोट्स हैं, और कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल चीजों को सरल भाषा में कुछ उदाहरणों के साथ समझें। हाँ, आम आदमी की भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। हाँ, स्कूल में तो हमने पढ़ा था कि ये एक खिंचाव है, पृथ्वी हमें खींचती है सूरज ग्रहों को। वो न्यूटन वाला सेब का किस्सा याद है ना? हाँ, वो तो क्लासिक है। लेकिन आइंस्टीन ने आकर पूरी कहानी ही बदल दी। अच्छा, कैसे? उनके हिसाब से ये कोई धागा या खिंचाव नहीं है। ये स्पेस और टाइम, जिसे वो स्पेस टाइम कहते हैं, उसके ताने बाने का मुड़ना है, उसका झुक जाना। स्पेस टाइम का मुड़ना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में लगता है, पर इसे ऐसे सोचिए जैसे स्पेस टाइम एक बड़ी सी चादर या ट्रैम्पोलिन हो। ठीक है, ट्रैम्पोलिन। अब उस पर कोई भारी चीज रखें, जैसे कोई बोलिंग बॉल, क्या होगा? वो चादर बीच में से दब जाएगी, मुड़ जाएगी। बिल्कुल। अब अगर आप कोई छोटी गेंद उस चादर पर लुढ़काएंगे तो वो सीधे जाने के बजाय उस मुड़ी हुई जगह की तरफ घूम जाएगी, है ना? हाँ, वो बॉल की तरफ खींची चली जाएगी। तो बस यही गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह सूरज के चारों ओर इसलिए नहीं घूमते कि सूरज उन्हें खींच रहा है, बल्कि इसलिए कि सूरज ने अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया है और ग्रह उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सबसे सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। वाह, मतलब ये खिंचाव नहीं, ये स्पेस की ज्योमेट्री है। बिल्कुल, स्पेस टाइम का आकार ही गुरुत्वाकर्षण है। ये न्यूटन के आइडिया से बहुत आगे की बात है। ये सोचना ही कितना अलग है कि हम स्पेस के मुड़ने की वजह से धरती पर टिके हैं। और फिर इसी मुड़े हुए स्पेस टाइम का सबसे एक्सट्रीम, सबसे नाटकीय उदाहरण क्या होगा? शायद ब्लैक होल्स। हाँ, बिल्कुल। ब्लैक होल्स गुरुत्वाकर्षण की आप कह सकती हैं चरम सीमा है। ये हैं क्या असल में? सीधे शब्दों में कहें तो ये अंतरिक्ष में वो जगह हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा, इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। कुछ भी नहीं। मतलब रोशनी भी नहीं? रोशनी भी नहीं। सोचिए कितनी जबरदस्त पकड़। इसीलिए वो ब्लैक हैं, क्योंकि उनसे कोई रोशनी हम तक पहुंचती नहीं। और ये बनते कैसे हैं? मैंने सुना है तारों से कुछ लेना देना है इनका। हाँ, ज्यादातर जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं वो तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा, मतलब सूरज से कई कई गुना बड़ा तारा, अपनी जिंदगी पूरी कर लेता है। उसका ईंधन खत्म हो जाता है? हाँ, उसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। फिर वो तारा अपने ही वजन के नीचे अंदर की तरफ ढह जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और सिकुड़ जाता है? सिकुड़कर एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट जाता है, अकल्पनीय रूप से घना हो जाता है। इसके दो मुख्य हिस्से माने जाते हैं। एकदम केंद्र में होती है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, जहां सारा वजन एक बिंदु में। हाँ, माना जाता है कि वहां सारा द्रव्यमान एक शून्य आयाम वाले बिंदु में समा गया है और घनत्व अनंत है। हालांकि ये वो जगह है जहां हमारी फिजिक्स थोड़ी गड़बड़ा जाती है। और दूसरा हिस्सा? उसके चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री, एक सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन, नाम ही बड़ा रहस्यमयी है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा कुछ? एकदम सही पकड़ा। इवेंट होराइजन बिल्कुल वही है, वो दहलीज जिसे अगर आपने पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। क्यों, ऐसा क्या है वहां? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे बाहर निकलने के लिए आपको रोशनी की गति से भी तेज भागना होगा, और हम जानते हैं कि वो संभव नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी भी है शायद। लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं, आसपास की हर चीज को खींच लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन मिथ है। फिल्मों ने भी इसे बढ़ाया है। जैसे कोई भूखा राक्षस हो जो सब कुछ निगल रहा है। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ये कि गुरुत्वाकर्षण का असर दूरी बढ़ने के साथ तेजी से कम होता है। अगर आप दूरी दोगुनी करते हैं तो खिंचाव 4 गुना कम हो जाता है। ओके। तो अगर आप ब्लैक होल से एक सुरक्षित दूरी पर हैं तो आप पर उसका असर उतना ही होगा जितना उतनी ही वजन वाले किसी आम तारे का होता। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हम किसी तरह अपने सूरज को हटा दें और ठीक उतने ही वजन का, उतने ही मास का एक ब्लैक होल वहां रख दें। तो क्या पृथ्वी खिंच जाएगी उसमें? नहीं, पृथ्वी मजे से अपनी पुरानी कक्षा में ही घूमती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, हमें रोशनी और गर्मी मिलनी बंद हो जाएगी। अच्छा, तो खतरा कब है? खतरा तब बढ़ता है जब आप इवेंट होराइजन के बहुत बहुत करीब पहुंच जाते हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास। इसे किसी और उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, पानी के भंवर की तरह सोचिए। नदी में जो भंवर बनता है, हाँ, अगर कोई नाव या पत्ता भंवर से दूर तैर रहा है तो वो सुरक्षित है, उसे शायद हल्का सा खिंचाव महसूस हो। ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो भंवर के केंद्र के पास जाता है, खिंचाव तेजी से बढ़ता जाता है और एक पॉइंट के बाद वो अंदर खिंच ही जाता है।
ब्लैक होल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पानी की जगह स्पेस टाइम मुड़ रहा है। समझ गया। आपने कहा था उतने ही वजन का ब्लैक होल, तो क्या हमारे सूरज जितने वजन का ब्लैक होल हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो वो कितना बड़ा होगा? सूरज तो बहुत बड़ा है, करीब 14 लाख किलोमीटर व्यास का। यही तो मजेदार बात है। अगर किसी ब्लैक होल का वजन हमारी सूरज जितना हो, तो उसके इवेंट होराइजन का व्यास सिर्फ, अंदाजा लगाइए, शायद कुछ 1000 किलोमीटर। सिर्फ 6 किलोमीटर। क्या? सिर्फ 6 किलोमीटर? पूरे सूरज का वजन? हाँ, सोचिए, 14 लाख किलोमीटर व्यास वाला सूरज सिकुड़कर सिर्फ 6 किलोमीटर के गोले में समा गया हो। ये तो एक छोटे शहर जितना आकार हुआ। बाप रे। तो सारा खेल घनत्व का है, डेंसिटी का। कितना वजन कितनी छोटी जगह में पैक्ड है। बिल्कुल, वजन उतना ही है, लेकिन घनत्व अकल्पनीय रूप से ज्यादा है। और यहीं से एक और बात निकलती होगी फिर। हाँ, वो ये कि दूर से देखने पर सूरज और उतने ही वजन वाले ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण असर एक जैसा होगा, क्योंकि वजन बराबर है। ठीक। लेकिन ब्लैक होल के मामले में आप उसके सेंटर ऑफ मास, यानी उसके द्रव्यमान के केंद्र के बहुत ज्यादा करीब जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत छोटा है। सूरज की सतह तो लाखों किलोमीटर दूर है केंद्र से, पर ब्लैक होल का इवेंट होराइजन सिर्फ 3 किलोमीटर दूर त्रिज्या। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे आप करीब जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बेहिसाब खतरनाक रूप से बढ़ता जाता है। और इवेंट होराइजन के पास क्या होता है? वो स्पैगेटिफिकेशन वाली बात। हाँ, स्पैगेटिफिकेशन, ये मजाकिया नाम है, लेकिन प्रक्रिया बड़ी भयानक है। इवेंट होराइजन के पास गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना असमान हो जाता है, मतलब अगर आप पैर पहले करके गिर रहे हैं, तो आपके पैरों पर लगने वाला खिंचाव आपके सिर पर लगने वाले खिंचाव से कहीं ज्यादा होगा। ओहो। तो ये अंतर आपको खींचकर लंबा कर देगा, जैसे कोई स्पैगेटी नूडल हो। नतीजा, खैर, आप समझ सकते हैं, शरीर टूट जाएगा। स्पैगेटिफिकेशन, कमाल का नाम है, लेकिन मतलब भयानक है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक काल्पनिक सवाल था मेरे नोट्स में। मान लीजिए कोई ग्रह है, उसका वजन तो सूरज जितना ही है, लेकिन वो ब्लैक होल की तरह सिकुड़ा नहीं है, उसका आकार भी सूरज जितना ही है, मतलब वही 14 लाख किलोमीटर व्यास। ओके, एक बहुत भारी और बहुत बड़ा ग्रह। हाँ, अगर हम किसी तरह उसकी सतह पर उतर जाएं, तो क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये समझने के लिए कि घनत्व और दूरी क्यों मायने रखते हैं। देखिए, अगर ग्रह का वजन सूरज जितना है और आकार भी सूरज जितना, तो उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 28 गुना ज्यादा होगा। 28 गुना? 28G? हाँ, 28G। हम कितना झेल सकते हैं वैसे? फाइटर पायलट शायद 9 या 10G तक झेलते हैं, वो भी खास सूट पहनकर। बिल्कुल, वो भी सिर्फ कुछ पलों के लिए खास ट्रेनिंग और जी सूट के साथ। 28G पर तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आपका अपना वजन ही आपको कुचल देगा। कितना महसूस होगा? सोचिए, अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपको लगेगा जैसे आप 2000 किलो के हो गए हैं। 2000 किलो? हाँ, लेटने पर भी बचना नामुमकिन है। पसलियां फेफड़ों को दबा देंगी, सांस नहीं ले पाएंगे, दिल खून को ऊपर दिमाग तक पंप नहीं कर पाएगा, हड्डियां और मांसपेशियां शायद टूट जाएं। क्या कभी किसी ने इतना सहन किया है? एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, जॉन स्टैम्प। उन्होंने 1950s में रॉकेट स्लेज पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक बार क्षण भर के लिए उन्होंने 46G से भी ज्यादा सहन किया था, लेकिन वो एक बहुत ही नियंत्रित और क्षणिक स्थिति थी और उन्हें गंभीर चोटें भी आई थीं। तो लंबे समय तक 28G पर रहना नहीं, जीवन संभव नहीं है। समझ गया। तो सिर्फ वजन ही नहीं, आप उसके केंद्र से कितने करीब हैं, यानी ग्रह का आकार या घनत्व कितना है, ये बात भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, घनत्व और दूरी, ये दोनों मिलकर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को तय करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और दिमाग घुमाने वाले पहलू पर, समय, टाइम। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। हाँ, हमने सुना है और फिल्मों में भी देखा है कि ब्लैक होल के पास जाने पर समय धीमा हो जाता है या शायद रुक ही जाता है। क्या ये सच है? ये भी आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत, जनरल रिलेटिविटी, का एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला नतीजा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक 4 आयामी ताना बाना, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। ओके, स्पेस टाइम। और जैसा हमने पहले कहा, वजन या द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़ता या झुकाता है। हाँ, ट्रैम्पोलिन वाला उदाहरण। तो आइंस्टाइन ने दिखाया कि इस मोड़ का असर सिर्फ स्पेस पर नहीं पड़ता, टाइम पर भी पड़ता है। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत होता है, यानी जहां स्पेस टाइम ज्यादा मुड़ा होता है, वहां समय असल में धीमा बीतता है। समय धीमा बीतता है, मतलब सचमुच? हाँ, सचमुच। इसे गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव या ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। तो अगर मेरे पास एक घड़ी हो और मैं किसी भारी चीज जैसे पृथ्वी या सूरज के पास जाऊं, तो मेरी घड़ी किसी दूर वाले की घड़ी से धीरे चलेगी? हाँ, बिल्कुल। ये प्रभाव पृथ्वी पर भी होता है, हालांकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये इतना कम होता है कि हम इसे महसूस नहीं करते, लेकिन ये वास्तविक है। कोई उदाहरण जहां ये मायने रखता हो? GPS सैटेलाइट। हाँ।
वो पृथ्वी से काफी ऊपर कम गुरुत्वाकर्षण में तेजी से घूम रहे होते हैं। हाँ। उनकी घड़ियों को पृथ्वी की सतह की घड़ियों के साथ सिंक्रोनाइज रखने के लिए इस टाइम डायलेशन और उनकी गति के कारण होने वाले एक और टाइम इफेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। अरे वाह! अगर वो ऐसा न करें तो कुछ ही घंटों में जीपीएस लोकेशन कई किलोमीटर गलत बताने लगेगा। अरे वाह! तो ये सच में होता है। अब सोचिए, ब्लैक होल के पास जहां गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है, वहां क्या होता होगा? हाँ, वहाँ ये असर बहुत नाटकीय हो जाता है। तो क्या वहां समय रुक जाता है? यहाँ हमें दो अलग अलग नजरिए से देखना पड़ता है। पहला नजरिया है एक बाहरी पर्यवेक्षक का, जो दूर से देख रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं दूर स्पेसशिप में बैठकर देख रही हूँ और आप देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको लगेगा कि जैसे जैसे वो यात्री ब्लैक होल के करीब जा रहा है, उसकी घड़ी धीमी होती जा रही है, उसकी हरकतें धीमी होती जा रही हैं। ओके। और जैसे ही वो इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास पहुंचेगा, उसकी घड़ी लगभग रुक सी जाएगी। आपको वो यात्री हमेशा हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर फ्रीज हुआ, जमा हुआ सा दिखाई देगा। उसकी इमेज वहीं अटकी रह जाएगी, धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई। हमेशा के लिए जमा हुआ, ये तो अजीब है। लेकिन जो यात्री गिर रहा है, उसके खुद के लिए क्या उसे भी लगता है कि उसका समय रुक गया है? नहीं, यही तो असली पेंच है। गिरने वाले यात्री के लिए उसकी अपनी घड़ी बिल्कुल सामान्य रूप से चलती रहेगी। उसे लगेगा कि समय नॉर्मल गति से बीत रहा है। मतलब उसे कुछ अजीब महसूस नहीं होगा, स्पेगेटिफिकेशन को छोड़ दें तो। हाँ, समय के लिहाज से उसे कुछ अजीब महसूस नहीं होगा जब वो इवेंट होराइजन पार करेगा। उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर चुका है, जब तक वो बाहर निकलने की कोशिश न करे। और उसे ये कतई एहसास नहीं होगा कि बाहर वालों के लिए उसका समय लगभग रुक गया है। वाह, ये तो कमाल का विरोधाभास है। एक ही घटना, लेकिन दो अलग अलग लोगों के लिए समय का अनुभव बिल्कुल अलग। हाँ, यही रिलेटिविटी है। समय निरपेक्ष नहीं है, ये ऑब्जर्वर पे निर्भर करता है। तो अगर कोई किसी तरह इवेंट होराइजन के बहुत करीब जाए, वहां कुछ घंटे बिताएं और फिर वापस आ जाए, मान लीजिए ये संभव हो, तो क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से अगर वो इवेंट होराइजन के बाहर लेकिन बहुत करीब, मान लीजिए कुछ घंटे या दिन बिताकर लौटता है, तो उसके लिए तो कुछ घंटे या दिन ही बीते होंगे। लेकिन बाहर पृथ्वी पर? लेकिन बाहरी दुनिया में, जैसे पृथ्वी पर, शायद सदियां, हजारों साल या लाखों साल गुजर चुके होंगे। वो प्रभावी रूप से भविष्य में पहुंच जाएगा। भविष्य की सैर, कमाल है। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये आइंस्टाइन की मैथ से निकलता है। और सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? जहां सारा वजन है, वहां समय का क्या? सिंगुलैरिटी वो एक ऐसी जगह है जहां हमारी भौतिकी के वर्तमान नियम, जनरल रिलेटिविटी के समीकरण जवाब दे जाते हैं, वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। मतलब हमें पता नहीं? हमें ठीक से नहीं पता। माना जाता है कि वहां स्पेस और टाइम, जैसा हम उन्हें जानते हैं, शायद अपना मतलब खो देते हैं या टूट जाते हैं। समय का वहां क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है। शायद क्वांटम ग्रेविटी का कोई भविष्य का सिद्धांत इसे समझा पाए। क्वांटम ग्रेविटी, ये क्या है? ये वो कोशिश है जो गुरुत्वाकर्षण, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे कणों की दुनिया को समझाती है, को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। हमें अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं मिली है। अच्छा, तो हमने देखा गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ता है, ब्लैक होल इस मोड़ के चरम रूप है, और ये मोड़ समय की गति को भी बदल देता है। ये सब इतना सहज ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, हमारा रोजमर्रा का अनुभव हमें इन चीजों के लिए तैयार नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने इन चीजों के बारे में, खासकर ब्लैक होल जैसी चीज के बारे में सोचना शुरू कैसे किया, उन्हें देखने से बहुत पहले? ये विज्ञान की प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कई चरणों में हुआ। सबसे पहले आई सैद्धांतिक भविष्यवाणी, आइंस्टाइन। हाँ, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी 1915 ने ही गणितीय रूप से ये संभावना जताई थी कि अगर वजन बहुत ज्यादा और जगह बहुत कम हो तो गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो सकता है कि रोशनी भी बाहर न निकल पाए। उनके समीकरणों में ही ये छिपा था। हाँ, छिपा था। हाँ। और फिर 1916 में ही एक जर्मन भौतिक विज्ञानी कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने आइंस्टाइन के समीकरणों का पहला सटीक हल निकाला, जो एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट का वर्णन करता था, एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल। यानी गणित ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, गणित कह रहा था कि ये मुमकिन है। फिर बाद के दशकों में वैज्ञानिकों ने तारों के जीवन चक्र का अध्ययन किया। उन्होंने मॉडल बनाए कि बड़े तारे कैसे मरते हैं, कैसे ढहते हैं, और पाया कि ब्लैक होल बन सकते हैं। हाँ, उन्होंने पाया कि प्रकृति में ऐसी स्थितियां वाकई बन सकती हैं जिनसे ब्लैक होल का निर्माण हो। इसके बाद आया अप्रत्यक्ष सबूतों का दौर। अप्रत्यक्ष सबूत मतलब सीधे देखे बिना? हाँ,
जैसे खगोलविदों ने देखा कि कुछ तारे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो किसी अदृश्य लेकिन बहुत भारी साथी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों। अच्छा। या फिर उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों से बहुत तेज एक्सरे किरणें आ रही हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि किसी अदृश्य भारी वस्तु पर गैस गिर रही है और गिरने से पहले वो बहुत ज्यादा गर्म होकर एक्सरे छोड़ रही है। ये सब ब्लैक होल की तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में भी सेजिटेरियस ए नाम की एक जगह है जहां तारों की गति से पता चलता है कि वहां हमारे सूरज से लाखों गुना भारी एक अदृश्य वस्तु मौजूद है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। और फिर वो गुरुत्वाकर्षण तरंगों वाली खोज। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा कदम था। 2015 में लाइगो और वर्बो ऑब्जर्वेटरीज ने पहली बार 2 ब्लैक होल्स के टकराने और आपस में मिल जाने से पैदा हुई स्पेस टाइम की लहरों यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ा। ये तो सीधा सबूत था। हाँ, ये आइंस्टाइन के सिद्धांत की एक और शानदार पुष्टि थी और ब्लैक होल्स के अस्तित्व का बहुत मजबूत, लगभग सीधा सबूत। और फिर आखिरकार हाँ, 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT नाम के प्रोजेक्ट ने कमाल कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स को जोड़कर M87 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की छाया की पहली तस्वीर जारी की। वो धुंधली सी नारंगी डोनट जैसी तस्वीर। हाँ, वही। वो नारंगी हिस्सा इवेंट होराइजन के ठीक बाहर चक्कर लगा रहा बेहद गर्म पदार्थ था और बीच का जो अंधेरा हिस्सा था वो ब्लैक होल की छाया थी, वो जगह जहां से कोई रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही थी, यानी इवेंट होराइजन के अंदर का इलाका। सिद्धांत से भविष्यवाणी, फिर अप्रत्यक्ष सबूत, फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगे और फिर सीधी तस्वीर। क्या सफर रहा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे थियरी और ऑब्जर्वेशन मिलकर काम करते हैं। और पिछले कुछ सालों में भौतिकी में और भी तो काफी कुछ हुआ है ना, सिर्फ ब्लैक होल ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये ब्रह्मांड को समझने के लिहाज से एक बहुत ही रोमांचक दौर रहा है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगना ही अपने आप में एक क्रांति है। इसने खगोल विज्ञान की एक पूरी नई खिड़की खोल दी है। अब हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं, सुन भी सकते हैं। और क्या क्या हुआ है? ब्लैक होल की वो तस्वीर तो है ही, क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। गूगल और IBM जैसी कंपनियां शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बना रही हैं जो भविष्य में ऐसी गणनाएं कर सकेंगे जो आज के कंप्यूटरों के लिए असंभव है। हाँ, सुना है क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में। हाँ, फिर 2012 में हिग्स बोसोन कण की खोज हुई थी CERN में, जिसने कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल को पूरा किया था। अब वैज्ञानिक उस कण का और गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। मैंने म्यूऑन G2 विसंगति के बारे में भी कुछ पढ़ा था। वो क्या है? क्या वो नई भौतिकी का संकेत है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। म्यूऑन नाम का एक कण है जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है पर उससे भारी है। जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो जिस तरह से डगमगाता है, उसका G फैक्टर वो स्टैंडर्ड मॉडल की भविष्यवाणी से थोड़ा अलग आ रहा है। थोड़ा अलग? कितना? बहुत थोड़ा, लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण। अगर ये अंतर पक्का हो जाता है, और इस पर अभी और प्रयोग चल रहे हैं, तो ये इस बात का पहला ठोस सबूत हो सकता है कि स्टैंडर्ड मॉडल अधूरा है और हमें नई भौतिकी की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात होगी। वाह! और क्या चल रहा है? इसके अलावा न्यूट्रिनो नाम के रहस्यमयी कणों के गुणों को समझने में काफी प्रगति हुई है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज जारी है। ये वो अनदेखी चीजें हैं जो माना जाता है कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो हैं क्या। 95%? और हमें पता नहीं वो क्या है। हाँ, ये ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और हाँ, पदार्थ के कुछ नए अजीब चरणों की भी खोज हुई है, जैसे टाइम क्रिस्टल। टाइम क्रिस्टल्स, ये क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी संरचना न सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी दोहराती है। बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है। ये सब खोजें हमें कहाँ ले जा रही हैं? क्या इन सब का कोई एक बड़ा लक्ष्य है? हाँ, भौतिकी का एक परम सपना है, एक होली ग्रेल आप कह सकती हैं। वो है एक थियोरी ऑफ एवरीथिंग, TOE, यानी सर्वस्व का सिद्धांत खोजना। सर्वस्व का सिद्धांत? मतलब एक ऐसा अकेला सुसंगत गणितीय ढांचा जो ब्रह्मांड के सभी मूलभूत बलों, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और 2 नाभिकीय बल और सभी मूलभूत कणों का वर्णन कर सके। एक मास्टर थियोरी। और इसकी जरूरत क्यों है? हमारे पास रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स तो हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों सिद्धांत अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। जनरल रिलेटिविटी बड़े पैमाने पर ग्रहों, तारों, गैलेक्सीज और गुरुत्वाकर्षण को बहुत अच्छे से समझाती है। क्वांटम मैकेनिक्स छोटे पैमाने पर परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों, फोटोनों और बाकी 3 बलों को बखूबी समझाती है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब आती है जब हमें ऐसी स्थितियों को समझना होता है जहां दोनों ही सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के अंदर या बिग बैंग के बिल्कुल शुरुआती क्षणों में। वहां गुरुत्वाकर्षण भी बहुत मजबूत होता है,
रिलेटिविटी की जरूरत, और पैमाने भी बहुत छोटे होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत। और वहाँ ये दोनों सिद्धांत काम नहीं करते? वहाँ ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से सहमत नहीं होते। उनके समीकरण विरोधाभासी नतीजे देते हैं या टूट जाते हैं। हमें एक गहरी, ज्यादा मौलिक थ्योरी की जरूरत है जो इन दोनों को एकीकृत कर सके। क्या ऐसी कोई थ्योरी है अभी? कुछ उम्मीदवार हैं जिन पर काम चल रहा है, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी, लेकिन अभी तक कोई भी पूरी तरह से सफल या प्रायोगिक रूप से सत्यापित नहीं हुई है। ये आज की सैद्धांतिक भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौतियों और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक है। तो आज हमने गुरुत्वाकर्षण के स्पेस टाइम वाले ताने बाने से लेकर ब्लैक होल्स के रहस्यमयी इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी तक, और फिर समय के धीमे या तेज होने तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे गणितीय सिद्धांत, फिर अप्रत्यक्ष अवलोकन, और अब तो सीधी तस्वीरें और गुरुत्वाकर्षण तरंगे, ये सब मिलकर हमें इस ब्रह्मांड की एक ऐसी झलक दे रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से कहीं ज्यादा अजीब, अद्भुत और हाँ, दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये अवधारणाएं सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं है, ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती हैं। स्पेस क्या है, टाइम क्या है, वास्तविकता की असली प्रकृति क्या है। सही कहा। और ये हमें ये भी दिखाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। ब्रह्मांड के 95% हिस्से, डार्क मैटर और एनर्जी के बारे में हमें पता ही नहीं। ये हमें विनम्र बनाता है और आगे खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि ब्लैक होल में क्या होता है, इवेंट होराइजन के पार जाना, सिंगुलैरिटी, और हमने ये भी सुना कि जानकारी शायद कभी नष्ट नहीं होती। ये भौतिकी का एक सिद्धांत है। लेकिन ब्लैक होल तो चीजों को निगल लेते हैं। तो अगर कोई किताब या कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसकी सारी जानकारी का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए खो जाती है, या वो किसी ऐसे रूप में बदल जाती है जिसे हम समझ नहीं सकते? ये ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहलाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के टकराव से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि अगर जानकारी नष्ट नहीं होती तो ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी कहाँ जाती है? क्या ये हमें ब्रह्मांड की प्रकृति, सूचना के भाग्य और शायद वास्तविकता के अंतिम नियमों के बारे में कुछ गहरा सोचने पर मजबूर करता है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सोचने के लिए एक अच्छा